गुड मॉर्निंग ऑल। अभी हमारा ये जो यंत्र प्रकरण शुरू है उसके अंदर हमने काफी सारे यंत्र देख लिए हैं। आधे तक तो पहुंच गए हैं हम। आज हमारा जो यंत्र सीखना है हमें वो है अधःपातन यंत्र। यहाँ पे हमारी जो सिलेबस कॉपी है उसमें ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, तो उसको याद मत रखिए। अधःपातन का सही सही स्पेलिंग आप लिखिएगा कभी भी बुक में, एग्जाम में, जहाँ कहीं भी लिखते हैं। AD, सिंगल डी है, डबल डी नहीं है। HAH और फिर आतन। या सबसे ज्यादा अच्छा है, बेहतर रहेगा कि आप संस्कृत शब्दों को संस्कृत में ही लिखिए, देवनागरी लिपि में लिखिए, और जो इंग्लिश है उसको ग्रामेटिकल इंग्लिश में लिखिए। तो हमारे यहाँ ये डमरू यंत्र से जो शुरू हुआ, दो दो घड़े लेके पातन करने की प्रोसीजर, हिंगोल में से पारद निकालने की, या अगर पारद हमारे पास तैयार है तो उसको संस्कार के स्वरूप में पातन करने की प्रोसीजर। तो उसके अंदर हमने डमरू यंत्र और उसका उपयोग रचना, विद्याधर यंत्र का उपयोग और रचना, ऊर्ध्वपातन यंत्र भी देखा। आज अधःपातन यंत्र सीखेंगे जिसमें बाकी सभी यंत्रों से एक चीज थोड़ी अलग है, जो कि सिर्फ आपने कच्छप यंत्र में देखा था। अग्नि ऊपर की तरफ से देना है। यहाँ पे कच्छप यंत्र में जैसे हम अग्नि ऊपर की तरफ से देते थे, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर हमारा यंत्र होता है और अग्नि ऊपर की तरफ से देते थे। अगेन अधःपातन यंत्र में भी वही आएगा कि अग्नि जो है हमें ऊपर की तरफ से देना है, और हमारा यंत्र जो है वो गड्ढे के अंदर रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का यंत्र, अधःपातन यंत्र। इसकी रचना भी डमरू यंत्र के जैसी बहुत ही सिंपल, या ऊर्ध्वपातन यंत्र के जैसी बहुत ही सिंपल नहीं है। विद्याधर यंत्र में या कच्छप यंत्र में जैसे हमें सीखा था वीडियो में देख के, आज भी हम अधःपातन यंत्र में भी फोटोग्राफ और वीडियो दोनों में ही देख के सीखेंगे। राइट साइड में जो फोटोग्राफ दिख रहा है वो हमारी लैब का मॉडल है, जो लास्ट ईयर हमने बनाया था, अधःपातन। राइट साइड का फोटोग्राफ देखने पे आपको पता चलता होगा, यहाँ पे नीचे का घड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू ऊपर का जो घड़ा है, उल्टा जो रखा है उसके। तो हमें सीधे सीधे बात याद रखनी है क्या, कि जब भी हमारा रॉ मटेरियल होता है वो तो सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब भी हम उसको गर्मी देते हैं, अग्नि के समक्ष रख के गर्मी देते हैं, तो वो वायु स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है, घन में से प्रवाही और फिर वायु स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको जगह थोड़ी ज्यादा लगेगी, वायु स्वरूप में कन्वर्ट होने के बाद सीधी सी बात है कि उसको जगह थोड़ी ज्यादा लगती है। आप पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं तो उसको एरिया ज्यादा लगता है। तो उसी के लिए हमें जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट जहाँ पे मिलने वाली है, वायु स्वरूप कंडेंस होके फिर से घनिया प्रवाही में चेंज होगा, जिस घड़े के अंदर हमारी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी उस घड़े को हमें साइज में बड़ा रखना है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी यही आएगा कि अनइक्वल साइज, यानी कि एक छोटा घड़ा और एक बड़ा घड़ा। बीच की जो फिगर है, जो डायग्राम है बीच में, वो आपकी इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है डॉक्टर भारती उमरेठिया की, उसमें से लिया गया है। लेफ्ट साइड की जो डायग्राम है वो हिंदी बुक में से लिया गया है। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, आज मैंने दो दो स्केच इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ समझाने जैसा है। जो हिंदी चंद्रभूषण झा, डॉक्टर चंद्रभूषण झा, उनकी टेक्स्ट बुक है, वहां से लिया हुआ ये। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट साइड में कि ऊपर का घड़ा छोटा है, नीचे का घड़ा बड़ा है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, दोनों घड़े एक समान दिख रहे हैं। वीडियो में भी जब हम देखेंगे तो दोनों घड़े एक समान दिखेंगे। तो उसका लॉजिक बताता हूँ आपको, ऐसा क्यों है, या हमें ऐसा क्या, कौन सा तर्क यूज करना है कि कब घड़े एक समान लेने या बड़ा लेना है। अगर हम हमारे रॉ मटेरियल आ जाए, अंदर समा जाए, उतना ही घड़ा लेते हैं, तो फिर दूसरा घड़ा फाइनल प्रोडक्ट वाला हमें बड़ा लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पे वायु स्वरूप में एरिया उसको लगेगा, फिर कंडेंस होना पड़ेगा। बहुत ही छोटा घड़ा लेंगे तो वो टूट जाएगा अगर एरिया वहां पे कम पड़ा तो। या फिर
रॉ मटेरियल भले ही हमारा थोड़ा ही लिया हो हमने, लेकिन रॉ मटेरियल का घड़ा भी काफी बड़ा लिया है, और फाइनल प्रोडक्ट का घड़ा भी उसी के जितना बड़ा लिया है, तो चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही घड़े अगर हम बड़े बड़े ही लेते हैं, एक तो फिर एक समान साइज के भी ले सकते हैं, वरना रॉ मटेरियल जहाँ पे रखेंगे जो भी अग्नि के समीप होगा वो घड़ा छोटा लिया तो चलता है। बाकी लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जहाँ पे गैस फॉर्म में हमारा मटेरियल जाएगा वो बड़ा लेना जरूरी है। अभी यहाँ पे बीच के डायग्राम में और लेफ्ट साइड के डायग्राम में ये जो आपको लाइंस दिख रही है, या यहाँ पे जो कलर दिख रहा है वो जमीन है। जमीन के अंदर एक घड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे भी जमीन के अंदर एक घड़ा रखा हुआ है। तो ये जो हमारा यंत्र है वो कैसा बनेगा? अधः पातन यंत्र, आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के बाहर, इस तरह के से यंत्र बनेगा। नाम के ऊपर से हम समझ सकते हैं, अधः पातन, अधः यानी कि नीचे की तरफ, और पातन जो है हमें एक्सट्रैक्शन का या फिर पातन का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे अगेन ऊर्ध्वपातन यंत्र के जैसे ही इसके यूज है, हिंगुल या उसके जैसे द्रव्यों में से उसका जो सार भाग है उसको एक्सट्रैक्ट यानी कि उसके सत्व को निकालने के लिए, या फिर शुद्ध भारत के जब हम 8 संस्कार करते हैं तो उसमें एक पातन संस्कार होता है। तो उस पातन संस्कार में मर्क्यूरी का पातन करने के लिए, मर्क्यूरी यानी कि पारद और कुछ वनस्पति के द्रव्य होते हैं, उनको मिला के एक पेस्ट जैसा बना लेते हैं, एक लेप जैसा बना लेते हैं, और उसको ऊपर वाले खड़े के अंदर के साइड में लेप करके लगा लेते हैं। तो वही यहाँ पे लेबल में दिया हुआ है। एक्चुअली ये हिंदी बुक के जो फिगर है उसमें कुछ लेबलिंग नहीं किया हुआ, लेकिन घड़े की साइज बड़ी अच्छी तरीके से बताई है, एक घड़े का मुंह कैसे अंदर चला जाए वो अच्छे तरीके से बताया है, इसलिए ये डायग्राम भी साथ में लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेबलिंग अच्छे तरीके से किया हुआ है वीडियो में। और इस तरह के राइट साइड वाले फोटो में आपको बहुत ही इजीली या अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं फोकस करता हूँ ये 2D ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल स्केच के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह का स्केच बनाना है ना। एग्जाम में तो आप कुछ ऐसा फोटोग्राफ चिपकाएंगे नहीं वहां पे, आपको वहां पे वीडियो दिखाने वाले नहीं एग्जामिनर को, आप खुद पेंसिल से ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इसीलिए इसी तरह का डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करिए, और नीट एंड क्लीन लेबलिंग करिए। तो ये जो लेबल है पेस्ट ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे जो पेस्ट है वो क्या होता है, या तो हिंगुल यानी कि सिन्नाबार, उसको संस्कृत में हिंगुल बोलते हैं, रेड कलर का वो एक खनिज द्रव्य मिनरल होता है, और उसको इंग्लिश में सिन्नाबार बोलते हैं, CINNABAR। केमिकली मर्क्यूरी सल्फाइड है वो, HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड है। तो उसको कुछ खट्टे द्रव्यों के रस जैसे कि नींबू, या फिर जम्बीरी नींबू जो एक बहुत बड़ी साइज का नींबू होता है, या फिर लकुच, कल बताया था लकुच नाम का एक फल है, उसके रस के साथ, जिसकी पीएच जो है वो बहुत ही एसिडिक होती है, तो ऐसे बहुत ज्यादा खट्टे द्रव्यों के साथ उसको मिक्स करके फिर उसको पेस्ट बना देते हैं और अंदर के साइड में लगा देते हैं। इंगुल का नहीं, किसी और द्रव्य का अगर हमें सत्वपातन करना है तो उस द्रव्य की प्रोसीजर करके उसको पेस्ट करके लगा देते हैं। ऊर्ध्वपातन यंत्र के जैसे बहुत इजीली प्रोसेस नहीं होगी यहाँ पे। ऊर्ध्वपातन यंत्र में तो क्या था कि हमें नीचे के घड़े में हमारा मटेरियल रख देना था, बस उतना ही। लेकिन यहाँ पे तो घड़े को शीर्षासन करवा दिया है, रॉ मटेरियल वाले घड़े को भी शीर्षासन करवा दिया है। तो हमारा रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद ही नीचे गिरना चाहिए, नीचे के घड़े में आना चाहिए। डायरेक्टली जैसा का वैसा वो नीचे के घड़े में आ जाए, ऐसा नहीं करना है हमें, ताकि उसको गर्मी मिले और उसमें से जो कुछ भी प्रोसेस होना है वो प्रोसेस हो, उसके बाद ही वो नीचे के घड़े में ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए हमें वहां पे उसको अच्छे से लेप लगा देना है, ऊपर वाले घड़े में अंदर की साइड में पेस्ट उसको वहां पे चिपका देना है, वो डायरेक्टली गिरना नहीं चाहिए। तो ऊपर वाला जो घड़ा है, ये अभी आप लेफ्ट साइड की जो इमेज है वहां पे फोकस करिएगा। ऊपर वाला जो घड़ा है वो छोटा लेना है, और साइज देखिए किस तरह से है कि इसका जो मुख है, ऊपर वाले घड़े का जो मुख है वो नीचे वाले घड़े के
मुख के अंदर एकदम फिट बैठ जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमने ऊर्ध्वपातन यंत्र में इससे ऑपोजिट था, लेकिन जिस तरह से हमने साइज सिलेक्ट की थी उसी तरह से अधःपातन यंत्र में भी, लेकिन यहाँ पे जो है ऊपर वाला घड़ा, उसका मुख नीचे वाले घड़े के अंदर बैठ जाएगा अच्छे से। इस तरह से अभी देखिए यहाँ पे ना नाप साइज नहीं दिया है, जैसे ऊर्ध्वपातन यंत्र में दिया था इतने अंगुल उतने अंगुल, है ना। श्लोका में भी नहीं दिया है, तो हमने भी यहाँ पे उतना डिटेलिंग नहीं किया है। लेकिन जो उपले रखे हैं वो यहाँ पे ऊपर की तरफ रखे हुए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लकड़ी नहीं है। अभी अब तक जितने भी यंत्र हमने देखे हैं उसमें कच्छप यंत्र को छोड़ के सभी जगह पे लकड़ी का इस्तेमाल किया था। कच्छप यंत्र में हमने एज अ फ्यूल कोयले का या कोल का इस्तेमाल किया था, है ना। तो देखिए, सब याद रखिए कौन से यंत्र में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस है। जैसे कि कच्छप यंत्र में हमने सीखा था कि बदर या कोल इन वृक्षों की लकड़ी का कोयला या इन वृक्षों की लकड़ी। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 जलती है। वो बदर यानी कि बेर की लकड़ी जो है वो तुरंत ही जल के खत्म नहीं हो जाती, वो बहुत धीरे धीरे जलती है। तो वो एक सिलेक्शन ऑफ फ्यूल था। बाकी सब में हम सिंपल लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अभी यहाँ पे लकड़ी को नहीं जलाना है, यहाँ पे तो ये उपले को जलाना है। यहाँ पे एक्चुअली वन्योपला लिखा रहता है। वन्योपला यानी कि वन के अंदर जब गाय भैंस वगैरह चरने जाते हैं तब उनके जो उपले निकलते हैं, उपले यानी कि काउडंग, डंग यानी कि उसका जो पुरीश होता है, उसका जो मल होता है वो, तो उसको हमें लेना होता है। लेकिन आज के समय में हम वन्योपल तो नहीं लेते। सिंपल जो हमें उपले या थापेला छाणा, जिसको हम बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं थापेला छाणा, या हिंदी में बोलते हैं उपले, इंग्लिश में बोलते हैं काउ डंग केक्स। तो उसको हम ले लेंगे यूज में, उसको एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है उपलों के जो वहाँ पे लेबल किया है वहाँ पे लिखा है काउ डंग केक। तो केक शब्द से भ्रमित मत होइए, खाने का केक नहीं है, सिर्फ शेप से वो केक है, आकार जो है वो केक के जैसा, यानी कि प्रेस किया हुआ चपटा आकार रहता है उतना ही। बाकी वो डंग है, डंग यानी कि मल, पुरुष है वो। और काउ यानी कि गाय के उपले लेने हैं हमें। तो ऊपर के घड़े में इस तरह से रखना है, फिर सीलिंग कर देना है। अभी यहाँ पे ऊर्ध्वपातन में तो कुछ अलग ही सीलिंग मटेरियल बताया गया था कि इन्हीं मटेरियल से उसको सील करना है। अधःपातन यंत्र में ऐसा कुछ अलग मटेरियल नहीं बताया गया है, तो हम सिंपली कपड़े और मिट्टी से इसको सील कर सकते हैं। तो जैसे फोटोग्राफ में है कपड़े और मिट्टी से सील किया हुआ, उसी तरह से हम यहाँ पे कपड़े मिट्टी से सील कर सकते हैं। नीचे के घड़े में पानी भरा है, क्योंकि हमें जो वायु स्वरूप में होके गिरेगा नीचे, जो कुछ भी आएगा तो उसको हमें कंडेंस करना पड़ेगा, उसको फिर से द्रवीभूत या फिर घनीभूत करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ तो ठंडा मीडियम चाहिए हमें। और ऐसा ठंडा मीडियम चाहिए जो हमारे द्रव्य के साथ रिएक्ट ना करे, है ना। हम उसमें पानी भर सकते हैं, हम उसमें नाइट्रिक एसिड नहीं भर सकते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है, वो नहीं भर सकते हम वहां पे। इसलिए जो नॉन रिएक्टिव हो ऐसा कंडेंसर हमें वहां पे भरना है। तो बहुत ही सिंपल और अवेलेबल है वाटर। पानी जो है वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन नहीं देता, इसीलिए हम वहां पे सादा पानी भरते हैं। और यहाँ से जो कुछ भी मर्क्यूरी गिरेगा वायु स्वरूप में होके पानी के साथ, पानी के संपर्क में आएगा तो वो फिर से ठंडा होके तल में बैठ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि मर्क्यूरी पारद जो है वो बहुत ही भारी होता है, वजन में बहुत भारी होता है। अगर आपने उसको एक 10 ml या 20 ml प्रमाण में ले लिया, 50 ml प्रमाण में ले लिया, तो उसका वजन जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, 250 ग्राम 500 ग्राम होगा। वो 50 ml प्रमाण में पानी का वजन 50 ग्राम होता है। 50 ml पानी जो है वो 50 ग्राम वजन होता है। लेकिन 50 ml मर्क्यूरी जो है वो 200 ग्राम वजन भी हो सकता है। तो वो जो है वजन में काफी भारी होता है मर्क्यूरी, इसीलिए वो डायरेक्टली ये घड़े के तल में जाके, घड़े के बेस में जाके बैठ जाता है पानी के नीचे। अगर हम तेल डालेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरता है, मर्क्यूरी डालेंगे तो वो पानी के अंदर नीचे जाके तल में जाके बैठ जाता है। तो इस तरह का ये यंत्र है। यूज तो सेम है अधपातन यंत्र का, ऊर्ध्वपातन यंत्र के जैसे ही।
हिंगुल में से या फिर भारत के संस्कार में, हिंगुल के सत्वपातन में या फिर भारत के संस्कार में। तो फोटोग्राफ में आपने समझ लिया है, बाद में टेक्स्ट में भी समझेंगे, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन, और बाद में वीडियो में भी समझेंगे। तो अधःपातन यंत्र इज एन apparatus, ये एक ऐसा apparatus या इस तरह का यंत्र है यूज्ड फॉर डाउनवर्ड सब्लिमेशन। ये जो शब्द है उसको आप अच्छे से याद रखिए। अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन है इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा। डाउनवर्ड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो करना ही है, लेकिन डाउनवर्ड सब्लिमेशन, नीचे की तरफ सब्लिमेशन करना है। सब्लिमेशन यानी कि क्या, हमारा पदार्थ जो कुछ भी सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड जो कुछ भी है उसको गर्म करके वायु स्वरूप में लेके जाना है, और वायु स्वरूप में से फिर से कंडेंस करके अपने मूल स्वरूप में यानी कि प्रवाही या घन में वापिस लाना है। तो वो है सब्लिमेशन। तो लेकिन ये जो है अधःपातन, नीचे की तरफ सब्लिमेशन है, यानी कि डाउनवर्ड सब्लिमेशन ऑफ किसका, पारद का, या फिर दूसरे द्रव्य का भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो पारद के ऊपर रहता है। इन विच टू पोर्ट्स आर पुट इनवर्सली, ऐसा यंत्र है जिसमें दोनों खड़े जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनवर्सली, यानी कि दोनों का मुख एक साथ एक ही जगह पे आ जाए इस तरह से रखते हैं। विद डिस्क्रिप्शन, टू अनइक्वल साइज ऑफ अर्दन पोर्ट्स आर टेकन, असमान साइज के, अनइक्वल साइज के दो मिट्टी के घड़े लेने हैं। अभी हम जो वीडियो देखेंगे उसमें एक समान या फिर इक्वल साइज ऐसे बोलते हैं, तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको इक्वल साइज दिखेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अनइक्वल, क्योंकि यहाँ पे एक घड़ा सिर्फ रॉ मटेरियल के साइज का और दूसरा बड़ा लिया जाता है, जबकि हम दोनों ही घड़े बड़े भी ले सकते हैं अगर हमारे पास उसी साइज के घड़े हैं, या फिर हमें ऐसा करना है तो की बात है। फिर है water is filled in lower pot and the paste of material applied in the upper pot। तो कौन से घड़े में क्या रखना है, नीचे के घड़े में पानी भरना है जहाँ पे कंडेंसेशन होना है, और ऊपर के घड़े में हमारा रॉ मटेरियल का पेस्ट रखना है। ये आप खास याद रखिए, अधःपातन यंत्र में पेस्ट ही लगाना जरूरी है। यहाँ पे ऐसे ही हम द्रव्य रख देंगे ऐसा नहीं चलता, उसका लेप या पेस्ट बना के ही लगाना जरूरी है, तभी वो उल्टा टिकेगा वहां पे ऊपर। और दोनों घोड़े को इनवर्सली रख देंगे। द कंजॉइनिंग स्पेस यानी कि दोनों घड़े के संधि, कंजॉइनिंग स्पेस यानी कि जब वहां पे वो जुड़ते हैं वो संधि ऑफ बोथ पोर्ट्स इज सील्ड विथ मड और एनी स्पेसिफिक मटेरियल, यानी कि हम उसको कपड़े और मिट्टी से या फिर सिर्फ मिट्टी से उसको बंद कर सकते हैं, या फिर ऊर्ध्वपातन यंत्र में जो द्रव्य बताए थे उनको लेके भी बंद कर सकते हैं। नाउ द हीटिंग इज गिवन टू अपर पोर्ट। अभी ये चीज हमें यहाँ पे खास याद रखनी है। वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत, प्रिंसिपल आपको याद है कि हमारा रॉ मटेरियल जहाँ पे है वहां पे हमें उसको अग्नि देनी है। अग्नि और रॉ मटेरियल जो है वो आस पास में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल ऊपर के घड़े में है, तो अग्नि जो है हमें ऊपर की साइड से देनी है, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें नीचे की साइड में गड्ढे के अंदर जो घड़ा रखा है उसके अंदर मिलेगा। So now the heating is given to upper pot by means of cow dung cakes, यानी कि फ्यूल के रूप में हमें काउ डंग केक्स यानी कि गाय ना छाना या फिर गाय के उपले उसका इस्तेमाल करना है। एंड मर्क्यूरी इज ऑब्टेन्ड इन लोअर pot, नीचे के घड़े में जो पानी रखा है उसके अंदर हमें मर्क्यूरी मिलेगा। मर्क्यूरी इज ऑब्टेन्ड इन लोअर pot बाय कंडेंसिंग ऑफ मर्क्यूरी वेपर्स। तो मर्क्यूरी की वेपर्स यानी कि मर्क्यूरी जो वायु स्वरूप में आ जाएगा, वो जो है पानी के साथ, पानी के संपर्क में आते ही वो कंडेंस हो जाएगी, वो फिर से द्रवीभूत हो जाएगी और हमें मर्क्यूरी जो है वो पानी के अंदर मिल जाएगा। तो अभी जो है हमने इसका टेक्सचुअल समझ लिया और फोटोग्राफ में समझ लिया, अभी हम वीडियो में भी देखेंगे। ये खुलने में शायद 1 मिनट लगेगा। तो अगेन जो हम ये डॉक्टर श्रीपाल हीरे केरूर सर की चैनल में से ही
सीख रहे हैं। उन्होंने जो एनिमेटेड वीडियो बनाए हैं वो बहुत अच्छे बनाए हैं। अगेन यहाँ पे देखिए उन्होंने वीडियो की शुरुआत में ही लिखा है कि पातन यंत्र 3 तरह के होते हैं। तो ये आप याद रखिए, वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बहुत बार होता है। पातन यंत्र तो कौन से? ऊर्ध्व पातन, अधः पातन, तिर्यक पातन। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ पातन, अधः यानी कि नीचे की तरफ पातन, और तिर्यक यानी कि जो हम कल सीखेंगे तिरछा पातन, है ना, तो वो भी सीखेंगे कल। तो इस तरह से ये पातन है। अभी ये देखिए अधः पातन यंत्र के लिए जब उसकी रचना करनी है तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या क्या चीजें लगेगी। दो इन्होंने यहाँ पे दोनों घड़े बड़े बड़े लिए हैं, इसलिए इक्वल साइज के लिए है। और ये है जो ब्राउन कलर दिख रहा है जहाँ पे कर्सर है, वो जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है मर्क्यूरी। अभी मर्क्यूरी के जैसा तो दिख नहीं रहा, वो कुछ और अलग चीज के जैसा दिख रहा है। एक्चुअली वो मर्क्यूरी और वनस्पति दोनों को मिक्स करने के बाद बनाया हुआ ये लेप जैसा मटेरियल है। फिर नीचे के घड़े में भरने के लिए पानी, संधि बंधन के लिए मुल्तानी मिट्टी, और जलाने के लिए फ्यूल के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुछ उपले। तो ये सारी चीजें लेके हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी होगा, हमारा जो अपैरेटस है अधःपातन यंत्र वो रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे इन्होंने जो श्लोक लिया है ये रस तरंगिणी बुक का श्लोक है। तो ये बड़ा है, 4 लाइन का है। लेकिन हम आज जो पढ़ेंगे वो श्लोक हम रस रत्न समुच्चय से लेंगे तो वो 2 लाइन का छोटा श्लोक है। आप चाहे तो ये श्लोक को भी सीख सकते हैं। जिस किसी को भी इस श्लोक का शब्दशः मतलब समझना है, एक बार वीडियो देख लीजिए ये यूट्यूब पे, और फिर भी कुछ ना कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे आप पूछ लीजिए, और उसी तरह से आप हर एक यंत्र के या कोई भी टॉपिक के 2-2 रेफरेंस लीजिए, समझने के लिए जरूर लीजिए, याद रखने के लिए कोई भी एक याद रख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो में श्लोक भी समझा रहे हैं तो मैं उसको स्किप करता हूँ और हम जाएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की ओर। तो अभी पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जमीन के अंदर गड्ढा बनाएंगे घड़े के साइज का, और उसके अंदर घड़ा रख देंगे। जमीन के अंदर गड्ढा बना के घड़ा रख देंगे, बाकी की जगह मिट्टी भर देंगे। फिर उसके अंदर पानी भरना है, नीचे के घड़े के अंदर पानी भरना है, ऊपर के घड़े के अंदर हमारा रॉ मटेरियल, ऊपर के घड़े के अंदर पारद और वनस्पति का रॉ मटेरियल या फिर हिंगुल का पेस्ट रॉ मटेरियल, उसको उल्टा रख दिया। अभी यहाँ पे दोनों घड़े बड़े एक समान साइज के लिए है, इसलिए उसके ऊपर ही रख दिया है। मुल्तानी मिट्टी से उसको सील कर दिया, और फिर सभी उपले रख दिए, गायनु छाण या फिर सभी उपले रख दिए और उसको जला दिया है। तो ये कब तक जलाना है, समय ऐसा कोई नहीं है कि इसको 2 घंटे 4 घंटे जलाना है। जब तक सारे के सारे उपले खत्म हो जाए तब तक जलाना है। और मर्क्यूरी जो है वो वायु स्वरूप में होके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये यंत्र काम करता है। अगर हिंगुल है तो वहां से मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा। अगर मर्क्यूरी और दूसरी वनस्पतियां हमने ली है तो वहां से प्रोसेस होके मर्क्यूरी नीचे की तरफ आ जाएगा। जब सारे के सारे उपले जल जाएंगे, सभी के सभी राख हो जाएंगे, फिर उसको रहने देना है, अपने आप उसको ठंडा होने देना है, जिसको बोलते हैं स्वांग शीत, खुद से ही ठंडा होने देना है। अप्रोक्सीमेट 24 घंटे में वो हो जाता है। बाद में ऊपर का घड़ा तो निकाल लेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल सारा प्रोसेस होके नीचे के घड़े में चला गया रहेगा। इस राख को सावधानी से हटा लेंगे, राख इसके अंदर ना गिरे। और फिर इस घड़े को बाहर निकाल के पानी का भाग सिर्फ बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पानी निकाला है। मर्क्यूरी जो है वो तल में बैठा रहेगा, घड़े के अंदर आपको दिखेगा। अभी मर्क्यूरी तो बहुत भारी है, तो संभाल के हमें उसको निकालना है। ये प्रोसीजर मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये प्रोसीजर फिर से एक बार देखिए कि यहाँ पे घड़े में से सिर्फ पानी ही निकलेगा, हमें मर्क्यूरी नहीं निकलने देना है, संभाल के निकालना है। और मर्क्यूरी जो है वो इसके अंदर ही रहेगा। तो क्योंकि वो भारी होता है तो वो तुरंत ही बह नहीं जाएगा। अगर हम बिना ख्याल रखे बहा देंगे तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन ख्याल रखना है कि सिर्फ पानी पानी निकल जाए और मर्क्यूरी जो है वो रह जाए।
फिर है इसका यूज, तो वो फिर हम जो है हमारी स्लाइड में देखेंगे। तो ये आपने उसकी रचना और क्रिया दोनों समझ ली कि ये यंत्र कैसे बनता है, ये यंत्र कैसे काम करता है। तो इस तरह से था अधःपातन यंत्र का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। अभी आगे देखेंगे हम उसका यूज। तो यूज तो वैसे हमने इसका फंक्शन देखा उसी समय पे देख लिया, फिर भी याद रखेंगे दो चीजें। हिंगुल में से मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट करना है हमें, तो डाउनवर्ड सब्लिमेशन से भी कर सकते हैं, अपवर्ड सब्लिमेशन से भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड सब्लिमेशन से भी कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी बहुत सारे तरीके है। जब हम हिंगुल पढ़ेंगे, जब हम मर्क्यूरी पढ़ेंगे, तो बाकी की प्रोसीजर्स भी सीखेंगे। तो अधःपातन यंत्र में कौन सी प्रोसीजर होगी? डाउनवर्ड सब्लिमेशन की प्रोसीजर होगी। तो एक ये यूज है। दूसरा है पातन संस्कार ऑफ पारद। पारद के जो 8 या 18 संस्कार है, तो उसमें एक पातन संस्कार भी आता है, जहाँ पे जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पातन जो है, पारद के जो संस्कार है 8 या फिर 18 संस्कार, उसके अंदर ये एक संस्कार भी है जिसमें मर्क्यूरी और कुछ वनस्पतियों को मिक्स करके यहाँ पे मर्क्यूरी का एक गुणांतरधान होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज लाते हैं। तो उसके लिए भी ये अधःपातन यंत्र यूज में आएगा। और हाँ, एक बात क्लेरिफाई करता हूँ, आप याद रखिएगा। जब हम पारद के संस्कार पढ़ेंगे, तो वहां पे पातन संस्कार आएगा, है ना। ऊर्ध्वपातन संस्कार, अधःपातन संस्कार, तिर्यक पातन संस्कार, ये सब आएगा। फिर आपने इसी नाम से यंत्र भी पढ़े हुए हैं, इसी नाम से संस्कार भी पढ़ लेंगे आप। बाद में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अधःपातन यंत्र के बारे में पूछा है या अधःपातन संस्कार के बारे में पूछा है, याद रखिएगा। और उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली लिखिए। पूछा होगा ऊर्ध्वपातन यंत्र और आप ऊर्ध्वपातन संस्कार लिख के आएंगे, तो वो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ख्याल से एग्जाम में लिखिएगा। अभी है इसका श्लोक। तो अगेन ये रसरत्न समुच्चय में से ही हमने रेफरेंस लिया है, 9वें चैप्टर का 9वां श्लोक है। अथो ऊर्ध्वभाजने, अच्छा शुरुआत करने के लिए बताते हैं। अच्छा, ऊर्ध्व भाजने, भाजन यानी कि जो बर्तन रहता है उसको बोलते हैं भाजन। अथो ऊर्ध्व भाजने, ऊपर के घड़े में। ऊर्ध्व भाजन यानी कि ऊपर के घड़े में। लिप्त स्थापितस्य, ऊपर के घड़े में क्या करना है? लिप्त करना है। लिप्त यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका लेप वहां पे लगा देना है। अथ ऊर्ध्व भाजने लिप्त, ऊपर के घड़े में लेप लगाना है। स्थापितस्य जले सुधि, स्थापित जो हम जमीन के अंदर गड्ढा करके जो घड़ा नीचे स्थापन करेंगे, वहां पे जल पानी भरना है। तो सिंपली यहाँ पे बता दिया है, ऊपर के घड़े में आप रॉ मटेरियल का लेप लगाओ, नीचे के घड़े में पानी भर के रख दो। दीप्ते ही वनोपले ही, दीप्ते ही यानी कि बाद में जलाओ इसको, वनोपल को। वन उपल, उपल यानी कि काउडंग यानी कि गाय का छाण, और वन उपल। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा बताया है कि वो वन में जो उपले होते हैं या वन्योपल जो होते हैं, जब गाय जो है वो वन के अंदर चरने जाती है, और बाद में जो उपले होते हैं उसको लेना है। आज के समय में वो नहीं मिलते, तो फिर हम सिंपली हमारे गौशाला में जो गाय होती है उसके भी उपले ले लेते हैं। दीप्ते ही वनोपले ही कुर्यात अधः पातम, क्या करना है? अधः पातम यानी कि डाउनवर्ड सब्लिमेशन करना है प्रयत्नतः। तो ये जो है बहुत ही इजीली नहीं हो जाता, इसीलिए हमें ख्याल रख के ये अधःपातन का जो प्रोसीजर है वो करना है, और इस यंत्र को बोलते हैं अधःपातन यंत्र। तो ऊर्ध्वपातन यंत्र जो है, आपने उसका भी श्लोक देखा। यहाँ पे रसरत्न समुच्चय में 6, 7 और 8 नंबर का श्लोक है, ये 6 से 8 नंबर। ऊर्ध्वपातन का श्लोक है 6, 7, 8। तो यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल्स बता दी है, इतने अंगुल का घड़ा ले लो, इतने अंगुल का ये ले लो।
सारी डिटेल्स है ना, तो वो बार बार वही चीजें रिपीट नहीं करते। इसीलिए 6 7 8 के बाद 9 नंबर का श्लोक उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया कि 2 घड़े ले लो, ऊपर के घड़े में रॉ मटेरियल, नीचे के घड़े में पानी, 1 ओपल से मतलब कि जो उपले है उससे जला दो और अधःपातन कर दो। तो बाकी की जो डिटेल्स है वो हमें 9 नंबर के श्लोक से पहले वाले 6 7 8 श्लोक में से समझ लेनी है कि वही जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे है। और सिर्फ श्लोक से समझ नहीं रहे हैं हम, श्लोक को तो हम बाद में समझ रहे हैं। इसीलिए पहले यहाँ पे हमने फोटोग्राफर वीडियो में सीख लिया कि अधःपातन यंत्र कैसा होता है, वो कैसे काम करता है। तो ये जो हो गया हमारा आज का यंत्र, अधःपातन यंत्र। इसके बाद आएगा तिर्यक पातन यंत्र। तो तिर्यक पातन यंत्र ये एक है। और फिर हमारे सिलेबस में रसशास्त्र में नहीं, लेकिन वैषज्य कल्पना में यानी कि पेपर 2 में एक और प्रोसीजर आएगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो और तिर्यक पातन जो है वो काफी सिमिलर है। तो यहाँ पे जो है, ये जो वैषज्य कल्पना है ना, ये पेपर 2 है। वैषज्य कल्पना पेपर 2। तो इसके अंदर आप जब यहाँ पे जाएंगे, 6th चैप्टर पंचविध कषाय कल्पना एंड अदर कल्पना, तो ये जो अदर प्रोसीजर्स है उसमें एक ये प्रोसीजर है अर्क। तो अब मैंने हाईलाइट किया है, आपको दिख रहा होगा अर्क। तो अर्क निकालने की जो प्रोसीजर है वो, और कल हम जो सीखने वाले हैं तिर्यक पातन, वो वो दोनों ही दिखने में बहुत ही सिमिलर है या समान है। लेकिन उसमें क्या फर्क है वो आपको सीखना है, समझना है, याद रखना है। तो कल तो हम तिर्यक पातन सीख लेंगे। और अर्क जो है उसको तो काफी समय लगेगा, प्रोबेबली हम उसको मार्च या अप्रैल महीने में सीखेंगे इस अर्क को। तो वो उस समय पे सीखेंगे, और दोनों ही प्रोसीजर्स को आप अच्छे से समझिए। अर्क का जब हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो तिर्यक पतन का डायग्राम गलती से वहां पे ना हो जाए, है ना, तिर्यक पतन में अर्क का डायग्राम ना हो जाए, वो आप याद रखिएगा। और इन ये दोनों ही प्रोसीजर जो है वो अगेन सिमिलर है, किसके जैसा, आपने शायद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं पे तो स्कूल में सीखा होगा, डिस्टिलेशन, है ना, वाटर डिस्टिलेशन, इसके बारे में सीखा होगा, पानी का डिस्टिलेशन कैसे होता है। शायद 8वीं 9वीं कक्षा में साइंस में सीखा होगा, विज्ञान के सब्जेक्ट में आपने वाटर डिस्टिलेशन कैसे होता है। तो उसी के जैसा ये डिस्टिलेशन यहाँ पे है। अगेन उसी के जैसा डिस्टिलेशन एक और जगह पे भी आएगा आपको, इसमें 9th चैप्टर में, पेपर 2 के ही 9th चैप्टर में, संधान कल्पना, है ना। तो उसमें ये जो मध्य कल्पना है उसके अंदर अगेन डिस्टिलेशन आता है। तो वो भी डिस्टिलेशन apparatus से करते हैं। तो वो सभी चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग है। कहाँ पे हमें क्या क्या चीजें ख्याल में रखनी है वो आप अच्छे से याद रखिएगा। और अभी तो जो है हम हमारे यंत्र प्रकरण में ही आगे बढ़ेंगे। तो तिर्यक पातन यंत्र तो बहुत मुश्किल नहीं है, है ना। थोड़ी ही आसानी से आप इसको समझ लेंगे। अगर ऊर्ध्वाधर पातन समझ लिया है तो आपको प्रिंसिपल तो पता है, तो तिर्यक पातन भी थोड़ा अलग है लेकिन समझ लेंगे। बाद में चारणार्थ तुला यंत्र में हमें कुछ टर्म्स का उपयोग करना आएगा, तो उस समय पे काफी अच्छे से ध्यान देके समझेंगे। टाइम टेबल में शायद कल हमारा लेक्चर नहीं है, 23 तारीख को, है ना। लेकिन हम रखेंगे एक लेक्चर, कौन से तो एक समय में, शायद लंच के बाद वाला जो समय होता है वहां पे, या फिर डॉक्टर श्रीकांत तांबे सर के साथ एक्सचेंज करके इसी समय पे 11:20 के, है ना। तो मैं बात करूंगा सर से, देखते हैं कि कौन से एक समय पे तो लेक्चर रखेंगे। और हमारा तिर्यक पातन यंत्र हम कल समझेंगे। तो कल 3 ही लेक्चर नहीं होंगे, रसशास्त्र का भी होगा, तो वो करेंगे। और अभी जो है आप सभी अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए चैट में। ये वाला जो वीडियो है आप यूट्यूब से देख लीजिए, है ना, फिर से 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और रिवाइज कर लीजिए। और बहुत दिन से कुछ भी होमवर्क नहीं दिया है ना,
तो एक होमवर्क भी आज बताता हूँ। आप संडे तक में कर लीजिए, आज कल परसों, है ना। तो वो जो है, आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। अभी तक हमने जो भी यंत्र सीखे, डमरू यंत्र, विद्याधर यंत्र, है ना, बाद में ऊर्ध्वपातन यंत्र और आज का अधःपातन यंत्र, इन सभी के डायग्राम ड्रॉ करिए। और नीट एंड क्लीन डायग्राम, अच्छा वाला डायग्राम। सिर्फ डायग्राम पूछा हो 5 मार्क में, तो आपको 5 में से 5 मार्क मिले, उस तरह का डायग्राम ड्रॉ करिए। लेबलिंग अच्छे से करिए कि कौन सी चीज क्या है ना। वो लेबलिंग करिए और फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो ये है होमवर्क आपको इस वीक के लिए। आज के आज करेंगे तो बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट इस वीक में सभी यंत्रों के डायग्राम, अभी तक जितने यंत्र हुए हैं उन सभी यंत्रों के डायग्राम और लेबल करके आप मुझे भेजिएगा। और जिन्होंने चैट में अटेंडेंस भेज दी है, वो लोग कर सकते हैं।